हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम ये स्टडी किया था। तो अभी हम इस वीडियो में रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम स्टडी करने वाले हैं और वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है वो वाला स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले लास्ट वीडियो में डू यू नो के दो जो बॉक्सेस है वो लेना भूल गई मतलब क्या कि एक बार अगर लिंक लग जाए ना, जैसे कि अभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हुई, फिर थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल हुआ, तो वो लिंक लग गई। तो इसी वजह से मैंने वो बॉक्स लेना रह गया। तो बाद में जब मुझे ध्यान में आया कि नहीं वो बॉक्स रह गए, तब मैंने सोच लिया था कि ये हम नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर अपलोड कर देंगे। और एक इशू था कि एक ने मुझे कमेंट की थी कि टीचर मराठी में सिखाओ। देखो, मराठी में सिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिखा दूँगी आराम से। मगर क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको मराठी नहीं समझ में आती है। तो ये जो मेरा चैनल का मोटो है कि ये सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए हो। और हिंदी ऐसी लैंग्वेज है कि जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी समझ सकता है और मराठी मीडियम का स्टूडेंट भी समझ सकता है। तो इसीलिए मेरा रेफरेंस हिंदी को ही रहेगा। सॉरी फॉर दिस, मैं हिंदी में ही सिखाऊंगी। तो अभी हम देखेंगे डू यू नो पेज नंबर 28। इंडियन फिलोसोफर कनाद 6th century BC stated that there is a limit to divide matter into small particles. The indivisible particles that constitute matter were named by Kanad Muni as Parmanu. Parmanu means smallest particle. He also stated that Parmanu is indestructible. देखो, कल के वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये जो एटम का कॉन्सेप्ट है वो 2500 साल पुराना है। तो यही वो फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर है कनाद मुनि। तो इन्होंने 6th century BC बिफोर क्रिस्ट इन्होंने वो बता दिया था कि एक लिमिट आती तब मैटर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, कि उसके आगे बस अभी डिवाइड नहीं होगा। तो जो छोटा सा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे पार्टिकल को उन्होंने परमाणु नाम दिया था। और परमाणु का मीनिंग ये होता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो इंडिविजिबल तो है और इंडेस्ट्रक्टिबल भी है। नेक्स्ट है ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिस 5th century BC stated that matter is made of small particles and these cannot be divided. The smallest particle of matter was named by Democritus as atom. In Greek language, atomos means the one which cannot be cut. देखो, अभी 5th century BC बिफोर क्रिस्ट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिस, ये इन्होंने भी एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो पुट फॉरवर्ड किया था। इन्होंने भी कहा था कि एक लिमिट आती है कि हम उसके आगे उस स्मॉलर पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया था एटम। यहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज में एटमोस का मीनिंग होता है कि ऐसा कोई पार्टिकल जिसको हम आगे कट नहीं कर सकते। ओके, अभी नेक्स्ट कॉलम है डू यू नो पेज नंबर 29। Plum pudding or plum cake is sweet dish prepared during Christmas. In old times, this dish was made in Western countries by adding pieces of dried fruit called plum. These days, raisins or dates are used. तो देखो, पहले जो क्रिसमस फेस्टिवल रहता है ना, तब वो क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के लिए या फिर तब तो सेलिब्रेट करने के लिए जो वेस्टर्न लोग हैं वो प्लम पुडिंग या फिर प्लम केक एक स्वीट डिश बनाते हैं। तो जो थॉमसन ने नाम दिया है प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, तो शायद उसे वो प्लम पुडिंग पसंद होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा नाम दिया है इस मॉडल को। तो अभी के दिनों में, तो पहले ये जो लोग थे ओल्ड टाइम्स में, वो डिश बनाने के लिए ड्राइड फ्रूट्स के पीसेस यूज़ करते थे, प्लम, और उसे कहते थे वो प्लम। दिस डेज रेजिन्स और डेट्स आर यूज। तो अभी के दिनों में ये प्लम की बजाय जो रेजिन्स या फिर डेट्स रहते, खजूर वगैरह, तो वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ योर ब्रेन पावर।
How will you think about atomic mass distribution according to Thomson's model? Whether this distribution is uniform or non-uniform as per Dalton's atomic theory. तो जो आपको क्या लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है थॉमसन मॉडल में वो तो सेम ही है, कैसा होगा वो आपको बताना है, और whether this distribution is uniform और नॉन यूनिफॉर्म एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो क्या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी यही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, ये बताती है क्या, ये आपको यहाँ पर सोचना है. तो देखो यहाँ पर थॉमसन ने तो बताया कि जो मॉडल है उनका उसमें पॉजिटिव चार्जेस जो है वो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है. तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो मास होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा. और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी जो हमने पोस्टुलेट नंबर 3 लिखा है उसमें भी मेंशन किया है कि मास जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म है. ठीक है. Next, can you tell if the striker flick by you misses the coin that you aim at, where would the striker go? अगर आप कैरम खेलते होंगे तो जब स्ट्राइकर हम यूज़ करते हैं तो जिस कॉइन को हमने फ्लिक किया, एम रखा है कि इसको हमें उड़ाना है अभी, तो अगर वो उसे नहीं मारती, मिस कर देती, तो वो जो स्ट्राइकर है वो कहाँ जाएगा. तो स्ट्राइकर विल कंटिन्यू टू मूव प्रैक्टिकली विद द सेम वेलोसिटी टिल द स्ट्राइकर स्ट्राइक सम अदर कॉइन. तो जब तक वो जैसा है वैसे ही सीधा डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन में जाएगा, जब तक उसे सामने से कोई टकराएगा नहीं तब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. जैसी उसकी वेलोसिटी है वैसे ही वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्ट्राइकर हिट्स द कॉइन इन विच डायरेक्शन विल इट गो, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अ साइड और इन द रिवर्स डायरेक्शन. अगर स्ट्राइकर ने उस कॉइन को हिट कर दिया तो उसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगा, वो चेंज करेगा या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा या फिर रिवर्स डायरेक्शन में आएगा. क्या होता है जब हम कॉइन को, जिस कॉइन का हमने एम रखा है, मतलब इसको, इस क्वीन को हमें अंदर डालना है, स्क्वायर में डालना है, तो हम क्या, अगर स्ट्राइकर ने उसे हिट कर दिया तो स्ट्राइकर की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी और डायरेक्शन है वो भी चेंज होगा. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भी ओरिजिनली हमारा ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. रुदरफोर्ड स्टडीड द इनसाइड ऑफ एटम by his celebrated scattering experiment and put forth the nuclear model of atom in the year 1911. तो रुदरफोर्ड जो है उन्होंने एटम का जो इनसाइड स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो उन्होंने स्टडी किया एक एक्सपेरिमेंट थ्रू. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है और उसकी वजह से उन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी पुट फॉर्थ किया है. क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, कैसा एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं आगे. रुदरफोर्ड टुक अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल थिकनेस 10⁻⁴ mm and bombarded it with positively charged alpha particles emitted by a radioactive element. तो देखो रुदरफोर्ड ने एक गोल्डन थिन गोल्ड फॉइल ली थी ये सी, जिसकी थिकनेस 10⁻⁴ mm इतनी थी, और उस पर पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट किए बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो ये देखो ऐसा उसका सेटअप था रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का. तो यहाँ पर ये अल्फ़ा पार्टिकल इमीटर है, इसके अंदर, इस इमीटर के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट करेगा, ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसने रखा था, और इससे वो जो रेस थे वो सीधा इस गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डेड किया था. ये गोल्ड फॉइल है 10⁻⁴, तो इसकी जो थिकनेस थी 10⁻⁴ mm इतनी है. मतलब अगर हम ऐसे लिखेंगे ये माइनस करके तो 0.0001 mm इतना उसका थिकनेस था. और नॉर्मली हमारा जो 1 सेंटीमीटर रहता है, 1 सेंटीमीटर = 10 mm, ये रिलेशन है. तो इतना छोटा वो गोल्ड फॉइल था. ठीक है.
तो इसमें अल्फ़ा पार्टिकल, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो कैसे थे? अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज थे, पॉजिटिवली चार्ज He observed the path of alpha particles by means of a fluorescent screen around the gold foil. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? तो यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पास होंगे तो उनका जो पाथ है, मतलब जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन है, ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन है, तो इस पर जो बम्बार्डिंग होगा उसका अल्फ़ा पार्टिकल्स का, तो वो पाथ वो ऑब्जर्व करने वाला था. It was expected that the alpha particles would get reflected from the gold foil if the positively charged mass were evenly distributed inside the atom. तो अगर एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज मास है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो भी मास होगा वो अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो उनका कहना था अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है उनका मास अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ से गोल्ड फॉइल से वो सीधा रिफ्लेक्ट होंगे इस तरह. ठीक है. अनएक्सपेक्टेडली मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल. मगर उन्होंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ पार्टिकल्स इस फॉइल से ऐसे सीधे पास होंगे, और वो पास हुए. A small number of alpha particles get deflected from the original path through a small angle. A still smaller number of alpha particles get deflected through a large angle, and surprisingly, one alpha particle out of 20,000 bounce back in the direction opposite to original path. तो कुछ पार्टिकल जो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो वो कुछ पाथ से थोड़ा सा एंगल उन्होंने चेंज किया है, इस तरह थोड़ा सा एकदम मिनिमम. तो और कुछ पार्टिकल्स ऐसे निकले कि जिन्होंने बहुत सारा एंगल चेंज किया, जो ओरिजिनल पाथ है ये, उससे बहुत सारा एंगल उन्होंने चेंज किया, अपना पाथ चेंज किया. ऐसे भी कुछ पार्टिकल्स में प्रेजेंट थे. और नियर अबाउट 20,000 में से एक ही कोई ऐसा पार्टिकल था जो बैक इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल पाथ. ये जो ओरिजिनल पाथ है इसके अपोजिट में कोई एक ही पार्टिकल, मतलब 20,000 में से एक ही पार्टिकल जो था वो रिवर्स आया था. लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट वेंट स्ट्रेट टू द फॉइल इंडिकेट्स दैट देयर वाज नो ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ. तो ये जो पार्टिकल्स थे यहाँ से जो पास हो रहे थे, इस गोल्ड फॉइल से जो सीधे पास हो रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उन पार्टिकल्स के लिए कोई ऑब्स्टेकल, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सीधा उससे पास कर रहे थे, और जिनको ऑब्स्टेकल्स था वो डिफ्लेक्ट हो गए थे, है ना. देन इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी मेनली एन एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम्स इन द सॉलिड गोल्ड फॉइल. तो इससे हमें एक पता चलता है कि ये जो गोल्ड फॉइल है इसके अंदर जो एटम्स हैं तो उन एटम्स में एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है. The smaller number of alpha particles that get deflected through a small or a big angle must have faced an obstacle in their path. और जो बहुत स्मॉल नंबर, कम नंबर में जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो जो रिटर्न आए या फिर डिफ्लेक्ट हो गए, इनके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आया था, इसीलिए उन्होंने अपना जो पाथ था वो चेंज कर दिया था. It means that the positively charged and heavy part causing obstruction will be in the center of the atom. और इससे हमें ये पता चलता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या फिर जो भी हेवी पार्ट्स होंगे इसमें, तो उनकी वजह से इनका जो पाथ था वो चेंज हो गया, इनको ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, वहाँ पर कुछ उनको प्रॉब्लम हुआ. देखो जो लास्ट क्वेश्चन था कैरम का, तो वो आपको इसीलिए पूछा गया था कि अगर आपका स्ट्राइकर उस कॉइन को अगर मिस कर देता है तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट होगा. और अगर उसने कॉइन को स्ट्राइक किया होता, हिट किया होता, तो उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा एंगल से चेंज हो जाता है. तो वो आपको इसलिए बताया कि आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये अच्छे से समझ में आए. देखो अभी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है उनको आप
स्ट्राइकर समझो। और जैसे ही और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है यहाँ पर जो प्रेजेंट है कॉइन्स एटम्स जो प्रेजेंट है गोल्ड फॉइल में, उसे आप कॉइन्स कंसिडर करो। तो जैसे ही यहाँ से स्ट्राइकर निकलता है, अगर उसने कॉइन मिस कर दिया तो वो सीधा पास होता है। अगर वो कोई कॉइन से अगर वो टच होता है तो वो थोड़ा सा एंगल डिफ्लेक्ट कर देता है, अपना जो पाथ है वो थोड़ा सा चेंज करता है। और अगर टोटली यहाँ पर उसने अगर किसी कॉइन को स्ट्राइक किया, हिट किया, तो उसका जो डायरेक्शन है वो टोटली चेंज हो जाता है। ऐसा होता है। ये आपको समझाने के लिए कैरम का एग्जांपल बताया है। देखो, अगर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको याद रखनी है तो आपको सॉलिड बॉल याद रखना है। उससे आप जो 2-3 पोस्टुलेट्स है वो याद रख सकते हो। अगर आपको थॉमसन को मॉडल अगर याद रखना है तो आपको वाटरमेलन याद रखना है। उससे आप ये जान सकते हो कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो पूरे एटम्स में स्प्रेड हुए थ्रू आउट, एंड जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है। ये थॉमसन का कहना है। अभी आपको रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल अगर याद रखना है तो आप कैरम बोर्ड याद रख दो, और जो स्ट्राइकर है कॉइन से वो रिलेशन आप याद रखो, आप इजीली इसको समझ जाओगे। ठीक है। फ्रॉम दिस रुदरफोर्ड पुट फॉर्थ द न्यूक्लियर मॉडल फॉर एटम एज अ फॉलोज। अभी रुदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम ये बनाया। तो कैसे बनाया, देखो आप पिक्चर में देख सकते हो कि रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल उनकी पिक्चर दी है, और जो गोल्ड फॉइल है उसका जूम करके बताया है। तो जो सेंटर में रेड कलर का है वो उसका एटम है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। और देखो एक एरो है बीच में से जो रिटर्न आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो वो स्ट्राइक होके जो सेंटर का क्वीन है वो उससे स्ट्राइक होके वो बैक अपोजिट साइड में जा रहा है। थोड़ा सा उसका जो एंगल है पाथ का वो डिफ्लेक्ट हो गया है। तो इससे रुदरफोर्ड के कुछ पोस्टुलेट्स है। फर्स्ट है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। तो वहाँ पर एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसा उनका फर्स्ट पोस्टुलेट है। फर्स्ट पोस्टुलेट, देयर इज a positively charged nucleus at center of an atom। तो एटम के सेंटर में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। और सेकंड पोस्टुलेट है उनका, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और जो एटम का जो मास है, ऑलमोस्ट द एंटायर मास, जो पूरा मास है उसका, वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस में। एंटायर मास ऑफ द एटम is concentrated in the nucleus। मतलब जो मास होगा एटम का, जितना भी मास होगा वो टोटल कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सेंटर में, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में। तो जैसे कि अभी ये अगर कोई एटम है और यहाँ पर उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो मास पूरा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स called electrons revolve around मतलब जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व होते हैं, मतलब घूमते हैं किसके अराउंड, अराउंड द
न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वो घूमते हैं। न्यूक्लियस, जैसे अभी ये एटम है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मास पूरा कॉन्सेंट्रेट हुआ है और इसके अराउंड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे। 4th नंबर पोस्टुलेट, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन all the electrons, the total negative charge on all the electron is equal to the positive charge on the nucleus, तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है सेंटर में, तो उस पर जितना पॉजिटिव, उस न्यूक्लियस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा सेम उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पर। दिस मीन्स दैट एज द अपोजिट चार्जेस आर बैलेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसी वजह से हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एज द अपोजिट charges are valence, the atom is electrically neutral, तो ये जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों कैसे हो गए, बैलेंस हो गए, और बैलेंस होने की वजह से हमारा जो एटम है कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। नेक्स्ट पोस्टुलेट है 5th नंबर, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस। अभी वो जो एटम है वहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन, किसके बीच में है, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो जो एटम है उसके बीच में सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में एम्प्टी स्पेस है। ऐसे इनके ये 5 पोस्टुलेट्स हैं। फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। अगर ये ऐसा एटम है कंसीडर करो और इसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को मैं N से डिनोट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसा कंसीडर करो। ये उनका फर्स्ट पोस्टुलेट हुआ, देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट है ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और जो एटम का मास है वो पूरा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे डाल्टन और थॉमसन ने कहा था कि जो एटॉमिक मास है उस एटम का जो मास है वो थ्रू आउट पूरा यहाँ पर स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वैसा नहीं है। रुदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, उसका जो मास है वो टोटली सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है।
नेक्स्ट पोस्टुलेट है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट कर रही हूँ, ये माइनस साइन ऊपर क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है ऐसा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सेंटर वाली न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व हो रहे हैं, ऐसे इनके पोजीशन है, ऐसे डायरेक्शन वो रिवॉल्व हो रहे हैं, ऐसा उनका थर्ड पोस्टुलेट था। फोर्थ है द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। और उनका फिफ्थ पोस्टुलेट है कि जितना इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, टोटल जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर होगा। और इसी वजह से उनका कहना है कि दोनों जो अपोजिट चार्जेस है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये अपोजिट चार्जेस बैलेंस हो रहे हैं, तो इसीलिए हमारा जो एटम है वो कैसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पोस्टुलेट है देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। और जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो और सेंटर में जो न्यूक्लियस है ये, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, ऐसा उनका फिफ्थ पोस्टुलेट है। ठीक है, आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो ये था उनका एटम, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अभी यहाँ पर ये फिनिश हो गया ये पॉइंट आपका। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ योर ब्रेन पावर। अभी ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं, आपको ही यहाँ पर ब्रेन पावर यूज़ करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है कि आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसके इन क्वेश्चन के आंसर्स बताऊँगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।